हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का खींचना बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उसी में आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के आप कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, आज की हमारी हेडिंग है संयुग्मी फोकस। कौन सी हेडिंग है? संयुग्मी फोकस। अब ध्यान से तुम दोनों फिगर को देखो। सर, यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी ऐसे, और यहाँ इसका इमेज बन गया। सेम उसी दर्पण में जहां पे प्रतिबिंब बना था वहां पर तुम वस्तु रख दो, तो जहां पे यहाँ वस्तु रखी थी वहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। इसका मतलब ये वस्तु जहां रख, एक दर्पण था, हमने वस्तु रखा, उसका इमेज बन गया। हमने उसी दर्पण के सामने जहां प्रतिबिंब बना था हमने वही वाली वस्तु उठा के रख दी, तो जहां हमारा वस्तु रखा था वहीं क्या चला गया? प्रतिबिंब। ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। ठीक है, और ऐसे बिंदुओं को क्या बोलते हैं? संयुग्मी बिंदु। ठीक है, तो अब अपना ध्यान रखना, इसी इसी पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। इसी को क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। जब एक वस्तु, किसी वस्तु का कोई दर्पण प्रतिबिंब बनाता है और उस प्रतिबिंब पे अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब फिर से उस वस्तु के स्थान पे बन जाता है। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। क्लियर इतना? ये देखो, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है। ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही सत्य है, के लिए ही सत्य है। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाते कौन कौन से हैं सर? तो एक बनाता है अवतल दर्पण। कौन बनाता है? अवतल दर्पण। और एक बनाता है उत्तल लेंस। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। तो ये इन दोनों के लिए क्या है? सत्य है। इस तरीके से कितने जोड़े में, जैसे यहाँ वस्तु थी, यहाँ प्रतिबिंब बना, थोड़ा और आगे करेंगे, थोड़ा और आगे आएगा, इस तरीके से इसके कितने जोड़े मिलते हैं सर? इसके अनंत जोड़े बनते हैं, अनंत जोड़े बनते हैं। ठीक है, फिर से मेरी बात समझो। मैंने यहाँ पे वस्तु रखी, यहाँ पे इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ पे इसका इमेज बन गया। अब मैं इनकी स्थितियां बदल दूं, यहाँ पर मैं क्या कर दूं? ऑब्जेक्ट रख दूं और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनने लगे, तो इन्हीं दो बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी बिंदु बोलते हैं। और इस सिचुएशन पर जो फोकस होता है, इसी फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग डालते हैं अपना, रेखीय आवर्धन। कौन सा आवर्धन? रेखीय आवर्धन। सबसे पहले रेखीय आवर्धन है क्या चीज, ये आप समझिए। कौन सा हेडिंग डालेंगे? रेखीय आवर्धन। कौन सा हेडिंग डालेंगे? रेखीय आवर्धन। ये होता क्या चीज? देखो, जब हम किसी वस्तु के, मतलब जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, हमारा इमेज बनता है। धूप में देखो, हमारी छाया जमीन पे बनती है, कहीं खेत में बन जाती है, तो ये जो हमारा इमेज बनता है, ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? तो यही चीज हमारा क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। यही चीज हमारा क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। अब मेरी बात समझो, मान लेते हैं ये वस्तु, ये क्या है? वस्तु है, और इसकी लंबाई है 20 से। कितनी है? 20 से। और इसका हम इमेज बनाते हैं, इसका हमने क्या बना दिया? इमेज बना दी ऐसे। और ये इमेज बना हमारा 5 से। ये इमेज कितना बना? 5 से। अब यहां से देखो, कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो हमें प्रतिबिंब को देखना है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि भाई आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी सिचुएशन पे रहो, आपका लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना। आपका जो घटे बढ़ेगा वो इमेज घटे बढ़ेगा। आप दिन में देखो आपकी छाया बहुत लंबी बनती है, दोपहर में देखो बहुत छोटी हो जाती है, कभी आपके बराबर बनती है। तो प्रतिबिंब की हाइट में तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं जितना बड़ा हूँ उतना ही बड़ा रहूंगा ना, मेरा इमेज वो कम ज्यादा होगा। तो हमें इमेज के बारे में बताना होता है। ठीक है भैया, हमें किसके बारे में बताना होता है? इमेज के बारे में बताना होता है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ दो चीजें, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा, तो यहाँ से आप लिखोगे प्रतिबिंब छोटा, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? इमेज। अब मेरी बात समझना, कितना छोटा, कितना छोटा? आप घटाओगे 20 माइनस 15, सर 15 सेमी छोटा, 15 सेमी छोटा। अब आपसे पूछेगा कितना गुना छोटा, कितना गुना छोटा, कितना गुना छोटा। अब आप बताओ। हमें जो रेखीय आवर्धन होता है इसमें इस क्वेश्चन को बताना पड़ता है, कितना गुना छोटा, कितना गुना छोटा है, ये बताना है। ध्यान रखना, आपको कभी ये वाला नहीं बताना पड़ता है कितना छोटा है कि आप घटा के लिखो।
कितना गुना छोटा है, हमें ये वाला आंसर देना पड़ता है। किसमें? रेखीय आवर्धन में। इसमें रेखीय आवर्धन में। अब दिमाग लगा के चलना, ठीक है। अब किसी की लंबाई, मान लो वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेमी। अब प्रतिबिंब कितना बना? 16 सेमी। कितना बना? 16 सेमी। तो जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितने गुना बड़ा है? तो गुना का मतलब क्या होता है सर? गुणा। गुना का मतलब क्या होता है? गुणा। तो प्रतिबिंब वस्तु से, किससे? वस्तु से कितना गुना बड़ा है? तो 4 में कितने से गुणा कर दे? 16 हो जाएगा 4, तो 4 गुना। अगर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई 5 सेमी है, हाँ, अब प्रतिबिंब हमारा 30 सेमी है, तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना है? वस्तु से, जिससे कह रहा है उसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 गुना। अगर वस्तु हमारी 8 है और प्रतिबिंब हमारा 96 है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है ये वस्तु से कितना गुना है? किससे? वस्तु से। तो वस्तु में कितने से गुणा कर दे कि 96 हो जाए? तो सर 12। तो कितना गुना हो गया? 12। तो यहाँ का 6, यहाँ का 4, यहाँ का 12, ये लोग किसके मान होते हैं सर? रेखीय आवर्धन। ये लोग किसके मान होते हैं? तो रेखीय आवर्धन के। तो दिमाग में बैठा के रखना कि हमें रेखीय आवर्धन का मतलब कितना बड़ा कितना छोटा ये नहीं बताना होता है, घटा के नहीं बताना है, गुना में बताना पड़ता है। कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा, ये चीज हमें बताना होता है, और ये चीज हमारा रेखीय आवर्धन है। कभी ये वाला आंसर मत देना कि आपसे पूछा कि वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेमी, प्रतिबिंब की लंबाई है 30 सेमी, तो रेखीय आवर्धन बताओ, तो आप घटा दो तो 25। नहीं, भाई ध्यान रखना, आपको किसमें बताना है? जो गुना में आप उत्तर बताएंगे वो हमारा रेखीय आवर्धन होता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मेरी बात ध्यान रखना कि ये 6 आया कहां से? आपने 30 को कहां रखा? ऊपर। 5 को कहां रखा? नीचे। ये 12 कहां से आया? आपने 6 ऊपर रखा और इसको कहां रखा? नीचे, 8 को। ये 4 कहां से आया? आपने 16 ऊपर रखा और इस वाले 4 को कहां रखा? नीचे। तो ये जो आता है इसी को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। इसका मतलब सर रेखीय आवर्धन निकालने के लिए हमने आई को कहां रखा? ऊपर, और ओ को कहां रखा? नीचे। जो आया वही क्या होता है? रेखीय आवर्धन। और इसको किससे लिखते हैं? ठीक है, ये निकल कर आया कहीं ना कहीं से। ये रेखीय आवर्धन है, प्रतिबिंब की लंबाई को ऊपर रखा, वस्तु की लंबाई को नीचे रखा। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब हम इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे सर? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। सीधे सीधे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? एम से। इसे एम से लिखते हैं। मेरी बात ध्यान रखना कि इसे किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। स्मॉल एम होना चाहिए, कैपिटल एम से हम आवर्धन क्षमता को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे एम से लिखते हैं। अब मेरी बात समझो, एम बराबर क्या हो गया? आई अपान ओ। आई अपान ओ प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। एक और होता है माइनस बी अपान यू, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ये हो गया। ठीक है, और एक ये आपको फार्मूला तो पढ़ना पड़ेगा, ये आपको 10 में पढ़ना है। ठीक है, मैं एक फार्मूला और लिखता हूँ जो आपके सवाल के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, बट 10th में वो पढ़ना नहीं है। तो प्लीज जब आप पॉलिटेक्निक वगैरह का पेपर देंगे तो आप वहां यूज कर सकते हैं, या कभी आंसर जल्दी देने की बात आ गई तो आप वहां यूज कर सकते हैं। तो आपका यम बराबर होता है एफ बटा एफ माइनस यू, और ये होता है जो है आपका एफ माइनस बी अपान एफ। ये जो फार्मूला है भैया, ये इससे सवाल आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी। इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी ये आपको पढ़ना है, मैं सत्यापन कराते हो तो सर सत्यापन करा दूंगा। अब यहाँ से देखो, ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, तो कट जाएगा। ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, तो कट जाएगा। मतलब ऊपर जो मात्रक होगा वही मात्रक नीचे होगा, तो मात्रक कट जाएगा। इसका मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है। मतलब जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन, इसका मात्रक नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में। अब जो यम होता है ये कभी प्लस होता है तो कभी क्या होता है? माइनस। तो प्लस कब होगा? प्लस कब होगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? आभासी प्रतिबिंब के लिए। और माइनस कब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? वास्तविक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि एम हमारा कब प्लस होगा, एम हमारा कब क्या होगा? माइनस होगा। तो एम हमारा प्लस होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए, और एम हमारा माइनस होगा किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। चलिए देखिए, अब बात आती है सर एन, इसकी बात आती है एन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमने कितने दर्पण पढ़े हैं? 3। सर हमारा कौन सा होता है? समतल। कौन सा होता है? समतल। ये हमारा कौन सा होता है? अवतल। ये कौन सा होता है? अवतल। ये कौन सा होता है? अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? दर्पण। तो ध्यान से देखो, समतल दर्पण में हमेशा जितनी बड़ी वस्तु होता है उतना प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरी बात समझो, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो अगर ये 4 बना तो ये भी हमारा क्या बना? करके कितना आ गया? 1। तो समतल दर्पण का जो एम होता है वो हमेशा क्या होता है? 1। चाहे 1 लिखो चाहे +1। अब मेरी बात समझो, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो रेखीय आवर्धन होता है, वो कितना होता है? 1 होता है। अब मेरी बात समझो, जब हम उत्तल दर्पण में आते हैं ना, उत्तल दर्पण में जब हम उत्तल दर्पण में आते हैं तो इसमें मेरी बात ध्यान से समझ के रखना, I/O होता है। तो ये सदैव छोटा होता है, ये हमेशा छोटा होता है और ये हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा बताओ, जब बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग करोगे तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर आपने दशमलव लगा के 2 बार ले गए, दशमलव लगा के 4 बार ले गए, दशमलव लगा के 9 बार ले गए, तो ये सब लोग क्या 1 से छोटे हैं? जब भी आप किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करोगे 4/5 तो 0.0584 1 से क्या है? छोटी है। हाँ, 6/9 ना 0.09654 1 से क्या है? छोटी है। इसका मतलब है कि जब भी ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, उत्तर हमेशा 1 से क्या आता है? कम आता है। तो इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा सर? 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान रखना। अब सर हम आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या दिक्कत है? अवतल दर्पण में क्या दिक्कत है बताएंगे? सर अवतल दर्पण में तो I/O बराबर भी होता है, I बड़ा होता है O से और I छोटा भी होता है O से ना। ये कौन सी नंबर की है? जब वस्तु कहाँ रहती है? C पे। I हमारा बड़ा कब बनता है? जब F पे रहता है या C और F के बीच रहता है। छोटा कब रहता है? जब इनफाइनाइट पर और C और इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो सर इसका मतलब जब ये दोनों लोग बराबर रहेंगे तो ध्यान से देखो, भाग करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। जब ये वाला छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 1 से कम। और जब हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, अब बड़े में छोटे से बात करोगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? इसका उत्तर हमेशा 1 से क्या आएगा? ज्यादा। तो यहाँ पर हमारे m का मान 1 से बड़ा भी आया, m का मान 1 के बराबर भी आया, m का मान 1 से क्या आया? छोटा भी आया। 1 से क्या आया? छोटा भी आया। क्या इतनी जानकारी आपको पता चली? चलो अब यहाँ देखते हैं। सर ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। जब ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो इसके m का मान सदैव क्या होगा? +1। ये भी कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके भी m का मान कितना होगा? +1। हाँ, m का मान जो होगा वो कैसा होगा? ऐसे देखो, ऊपर लिखे हैं। तो इसका जो आभासी प्रतिबिंब है तो इसका जो m होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका भी m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन सर जो हमारा अवतल वाला है ये वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। और क्या बनाता है? आभासी। जब वास्तविक बनाएगा तो m का मान क्या होगा? माइनस, जब आभासी बनाएगा तो m का मान क्या होगा? प्लस। क्या इतनी बात समझ गई? इतना आपको नोट करके रखना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रेखीय आवर्धन। मैंने कहा था ना कि अगर आप प्रतिबिंब बनाते हो, आपके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कम ज्यादा आपका प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। चलो एक लाइन यहां से देखो, थोड़ा काम की है। अगर मान लो ये मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष, और ये तुम्हारा दर्पण है। अगर आप वस्तु को ऐसे रखे हो, वस्तु को कैसे रखे हो? ऐसे रखे हो, लंबवत ऐसे। ये वस्तु है आपकी, ये आपकी वस्तु है। तो इस समय जो रेखीय आवर्धन होता है, मेरी बात समझ के रखना, रेखीय आवर्धन, इसी रेखीय आवर्धन को अनुप्रस्थ या पार्श्व रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुप्रस्थ या पार्श्व रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुप्रस्थ या पार्श्व रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में कि अगर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु लंबवत रखी हो तो रेखीय आवर्धन को क्या बोलते हैं? पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन बोलते हैं। और जब ऐसे दर्पण बना हो, ऐसे दर्पण बना हो और वस्तु ऐसे रखी हो, मुख्य अक्ष पर ऐसे रखी हो, इस समय इसके आवर्धन को अनुदैर्ध्य आवर्धन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो जब मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो ऐसे, रेखीय आवर्धन को क्या बोलेंगे? पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। और जब ऐसे क्षैतिज रखी हो तो रेखीय आवर्धन को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो इतना आप मेरी बात याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, अभी आप थोड़ा सा निकालना सीखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा सा आप निकालना सीखिए। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वस्तु, ये हमारी क्या है? वस्तु। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। ये हमारी वस्तु है, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। अगर वस्तु हमारी मान लो 4 है और प्रतिबिंब हमारा 20 है, तो ये हमारा कितना होगा? 4 पंचे 20, 5 हो गया। और वस्तु हमारी अगर 8 है और ये हमारा 96 है, तो हमारा जो 96 से भी है, तो हमारा प्रतिबिंब कितना होगा? भाग कर दो, आई अपान ओ ना। ये क्या होता है? आई, और ये क्या होता है? ओ। कितना आ गया? 12। अगर सर वस्तु हमारी 20 हो, ये हमारा 5 हो, तो सर 5 और 20 तो कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। तो अगर ये भिन्न में आ गया या दशमलव में आ गया, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब हमारा क्या है? छोटा है। और अगर ये पूर्ण संख्या में आया है तो प्रतिबिंब हमारा क्या है? बड़ा है। ठीक है। अगर ये 4 सेमी है और ये भी 4 सेमी है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वस्तु के